ड्रामे की शुरुआत होती है और हम जूसी को देखते हैं जो कि अपने सीनियर डॉक्टर के साथ में एक क्रिमिनल का ट्रीटमेंट करने के लिए आई थी। दरअसल में एक चैरिटी फंक्शन के दौरान दो गुंडे कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं और इससे पहले कि कोई वो डिमांड कर पाते उनमें से एक की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके लिए वो मीडिया और पुलिस वालों से डॉक्टर की डिमांड करने लगते हैं। चूंकि पुलिस मजबूर थी इसीलिए उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और इसीलिए जूसी यहाँ पर आई थी। अब जैसा कि जूसी एक ट्रेनी डॉक्टर थी और इससे पहले कि उसका सीनियर उसे रोक पाता, वो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अंदर चली जाती है और वो ये कहते रह जाते हैं कि तुम्हारे पास में इलाज करने का कोई भी लाइसेंस नहीं है और ना ही तुमने अभी तक डिग्री हासिल की है। पर इससे पहले कि वो अंदर जा पाते पुलिस उन्हें रोक करके कहती है कि आप में से किसी कोई अंदर जाने की परमिशन है, अब आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तभी वहाँ पर मिलिट्री टीम के साथ में कैप्टन फेंग की एंट्री होती है। इधर जूसी अंदर जाकर के उस क्रिमिनल का ट्रीटमेंट करने लगती है, पर वो गुंडे उसके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। पर तब तक तो वहाँ पर फेंग पहुंच जाता है और उन गुंडों से फाइट करके जूसी और उन हॉस्टेज को सेव करने लगता है। जूसी जब फेंग की आवाज सुनती है तो वो सोचती है कि मैंने इससे पहले भी इस आवाज को कहीं सुना है। पर तब तक मिलिट्री वाले उसे वहां से लेकर के बाहर चले आते हैं, जहां हॉस्पिटल जा करके जूसी दूसरे मरीजों का ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी वहां पर फेंग आता है और उससे कहता है कि मुझे भी बैंडेज की जरूरत है। फेंग को देख करके जूसी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि जूसी का इस दुनिया में उसके ग्रैंडफादर के अलावा कोई भी और नहीं था और वो अपनी बीमारी की आखिरी स्टेज पर थे और वो जूसी से कह रहे होते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बीमारी की वजह से तुम्हें बीच मझधार में छोड़ करके चला जाऊंगा, पर मैं मरने से पहले तुम्हारे लिए जरूर कुछ करके जाऊंगा ताकि तुम्हें अकेला ना रहना पड़े। वहीं पर फेंग के दादाजी भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वो जूसी की दादाजी के फ्रेंड थे, इसीलिए वो उससे कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जूसी की शादी अपने पोते फेंग के साथ में करवा दूंगा, जिसके बाद में वो कभी भी अकेली नहीं रहेगी। अब दोनों दादाजी के कहे अनुसार जूसी मैरिज ब्यूरो के बाहर खड़ी होकर के फेंग का वेट करने लगती है। फेंग जब वहाँ पर आता है तो जूसी उससे कहती है कि मुझे माफ करिएगा, आपको आज मेरे दादाजी की वजह से मुझसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। पर फेंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे लेकर के अंदर चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद में जूसी के दादाजी अपनी बीमारी की वजह से मर जाते हैं, जिनके फ्यूनरल तक पर फेंग नहीं आता है, जहाँ फेंग के दादाजी गुस्सा होकर के कहते हैं कि इस लड़के का मन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुम्हारे दादाजी की फ्यूनरल तक पर नहीं आया है, जब भी वो वापस आएगा मैं उसकी टांगे तोड़ करके रख दूंगा, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा हूँ। प्रेजेंट टाइम में जूसी फेंग को देख करके सोचती कि ये इंसान तो पूरी 2 साल के बाद वापस लौट करके आया है, जहाँ वो फेंग के पास जाकर के उसकी घाव को देखने लगती है और सोचती कि इतनी गहरी चोट है, लेकिन फिर भी ये इंसान इतने नॉर्मल तरीके से कैसे बात कर रहा है, जहाँ फेंग उसे देखता ही रह जाता है और सोचता है कि क्या ये डॉक्टर बन गई है, और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो और पिछले 2 सालों से कहाँ रह रही हो। तो जूसी कहती कि मैं ठीक हूँ और मैं कहाँ रह रही हूँ इस बात से आपको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। फेंग उसे बताता है कि 2 साल पहले जब तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हो गई थी तब मैं बाहर एक मिशन में था, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाया था और मैं आज ही वापस आया हूँ। जहाँ जूसी सोचने लगती है क्या ये मुझे सफाई दे रहे हैं, और वो फेंग से कहती कि आपको इन सब बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये शादी तो बस मैंने अपने दादाजी के कहने पर आपसे की थी, इसे आप इतना सीरियस मत लीजिए। पर इससे पहले कि फेंग उससे कुछ कह पाता वो उसे आराम करने के लिए कह करके वहाँ से चली जाती है। जूसी जब अपने सीनियर डॉक्टर के पास आती है तो वो उससे कहते हैं कि अब से तुम्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के जूसी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि आप क्या कह रहे हैं, जहाँ उसके सीनियर उससे कहने लग जाते हैं कि तुम एक ट्रेनी डॉक्टर हो और तुम्हारे पास में इलाज करने का लाइसेंस नहीं है और ना ही अभी तक तुमने डिग्री हासिल की है, इसीलिए हम तुम्हें हॉस्पिटल में और काम करने के लिए नहीं रख सकते, और आज जो तुमने किया है उसकी वजह से अगर कुछ हो जाता तो हमारे हॉस्पिटल में ताला लग जाता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, जब तुम अपनी डिग्री हासिल कर लेना तभी तुम हॉस्पिटल अब कंटिन्यू कर सकती हो। इतना कह करके उसे बाहर भेज देते हैं। बाहर आकर के जूसी फूट फूट कर रोने लगती है तो फेंग उसके पास में आता है और उसे आंसू पूछने के लिए कहता है, तो जूसी कहती कि मैं रो नहीं रही हूँ, बस मैं थक गई, मैं घर जाकर के आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फेंग कहता है कि कैसा घर, अब तुम मेरे साथ में चलना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इतना कह करके वो उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। फेंग जब घर पहुंचता है तो वहाँ दादाजी का असिस्टेंट फेंग से कहता है कि दादाजी ने आप दोनों लोगों को डिनर पर घर बुलाया है। तो फेंग कहता है कि अभी जूसी बहुत थकी हुई है तो उसे आराम करने की जरूरत है, मैं उसे सुबह लेकर के घर आऊंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि पर दादाजी आप दोनों लोगों का वेट कर रहे हैं। फेंग कहता है कि मैं जूसी को रात भर में खा नहीं जाऊंगा, जा करके उनसे कह देना। फेंग की बात मान करके असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जल्दी से उठ करके फेंग रेडी हो जाता है अपने दादाजी के घर जाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि जूसी अभी तक सो रही थी, इसीलिए वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जूसी तो उठने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए वो उसके बगल में लेट करके उससे कहता है कि अब उठ भी जाओ। उसकी आवाज सुन करके जूसी हड़बड़ा करके उठती है और उसे किस कर बैठती है, जिसके बाद में वो फेंग को धक्का दे करके कहती है कि आपकी हिम्मत भी कैसी होगी मेरे रूम में आने की,
और फिर वो सोचती कि 20 सालों तक मैंने इस किस को बचा करके रखा था, आज मैंने उसे भी गंवा दिया। जहाँ फैंग उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें दादाजी के पास नहीं चलना है? अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो ठीक है, जो काम तुमने अभी गलती से किया है मैं उसे सच में करके दिखा दूंगा। इस बात से जूसी काफी शर्मा जाती है, जिसके बाद में वो दोनों दादाजी के पास जाते हैं। फैंग को देख करके दादाजी फायर हो जाते हैं और कहते हैं कि नालायक कहीं कि पिछले 2 सालों से तुम इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ करके गायब हो, क्या तुम्हें इसका जरा सा भी ख्याल नहीं आया? तो फैंग कहता है कि दादाजी मैं अपनी ड्यूटी पर था। जिस पर दादाजी कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, पर अपनी ड्यूटी के साथ साथ तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का भी ख्याल होना चाहिए था। अब ये बताओ कि तुम यहाँ पर कितने दिनों के लिए आए हो? तो फैंग उन्हें बताता है कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो अब मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। ये सुनकर के दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब से तुम्हारा एक ही मिशन होना चाहिए कि जल्दी से मुझे मेरे पर पोते पोतियां दे दो, ताकि मैं उनके साथ में खेल कूद करके अपना समय बिता सकूं। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों की कम से कम 5-6 बेबीज तो होने ही चाहिए। ये सुनकर के तो जूसी को सदमा ही लग जाता है और फैंग भी शॉक्ड हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। जहाँ दादाजी उन दोनों से पूछते कि जल्दी से बताओ कि मुझे कब खुशखबरी दे रहे हो, जिस पर जूसी कहती कि दादाजी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दादाजी कहते हैं कि ठीक है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। दादाजी से मिलने के बाद में जूसी जब बाहर आती है तो काफी ज्यादा नर्वस होती है। तो फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? तो जूसी कहती है कि नहीं, मैं बस थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि मैं दादाजी से बहुत दिनों के बाद मिली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। फैंग सोचता है कि लगता है कि दादाजी की बातों को लेकर के ये मेरे सामने काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ करके उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि शादी जल्दीबाजी में हुई थी, लेकिन हम हैं तो पति पत्नी, तो तुम्हें मुझसे अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करना होगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। घर पहुंच करके जूसी काफी ज्यादा परेशान होती है और सोचती कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, जो कि दिखने में इतना सीरियस और रूड लगता है, जिसे मैंने अपना पहला किस तक दे दिया। पर फिर वो सोचने लगती कि आखिर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, और इन सब चीजों पे से ध्यान हटाने के लिए वो एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ने लगती है। पर वो अभी भी फैंग की किस को नहीं भूल पा रही थी। जहाँ वो अपने दिल को समझाने लगती कि कोई किस थोड़ी है, ये तो बस एक मिस्टेक था। काफी देरी तक स्टोरी पढ़ने के बाद में जूसी सो जाती है। कुछ देर के बाद में फैंग का दोस्त उसे वहाँ पर लेकर के आता है और बताता है कि फैंग काफी टाइम के बाद में वापस आया था। इसी खुशी में हम पार्टी कर रहे थे, पर इसने पार्टी में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, तो आप इसे संभाल लीजिएगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी फैंग के हाथ में जूसी का टैब लग जाता है और वो उसमें रोमांटिक स्टोरी देख करके कहता है कि ये सब क्या है। तो जूसी कहती कि आपकी हिम्मत भी कैसी हुई टैब को हाथ लगाने की, और इसी खींचातानी में जूसी उसके ऊपर गिर जाती है और काफी क्लोज चली जाती है। तो फैंग उसे अपने से दूर करते हुए कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अब इस तरीके की चीजें भी पढ़ने लग गई हो? तो जूसी कहती कि बस मैं इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहती थी। फैंग कहता है कि अगर तुम ऐसी बकवास चीजों को देखती रही तो फिर तुम्हारा पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? लगता है कि तुम डॉक्टर बनने का सपना भूल गई हो। इस बात से जूसी चिढ़ जाती है और कहती कि आप तो काफी सीरियस अंकल टाइप की पर्सन है। इतना कहकर कि वो वहाँ से जाने लगती है और कुछ दूर के बाद में जाकर के कहती कि आप अभी भी मुझे घूर रहे हैं, और उसे मुंह चिढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। फैंग सोचता है कि मुझे तो लगा था ये काफी सीरियस और बुद्धिमान लड़की है, पर ये तो पूरी तरीके से बददिमाग और बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। शाम को जूसी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जो कि उसे पूरी 6 महीने के बाद मिल रही थी, पर उसे दूर से देख करके कंफ्यूज हो जाती है। पर पास जाकर के वो उससे कहती कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई हैंडसम से लड़के हो। जहाँ नैन्सी उसे पूछती कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे हस्बैंड वापस आ गए, तो बताओ उनके बारे में कि वो कैसे हैं। जहाँ जूसी बताती कि वो मुझसे नाराज है क्योंकि कल उन्होंने मुझे रोमांटिक स्टोरी पढ़ते हुए देख लिया और वो मेरे साथ में एक बच्ची जैसे ट्रीट कर रहे थे। ये सुनकर के नैन्सी हंसने लगती है और कहती कि पागल, ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नेचर ही ऐसा हो क्योंकि वो मिलिट्री में थे, और मैंने सुना है कि मिलिट्री में काम करने वाले लोग काफी सीरियस होते हैं। यहाँ पर जूसी उस दिन की बात को याद करने लगी थी जब वो उस गुंडे का इलाज कर रही थी और फैंग ने वहाँ पर आकर के उसे बचाया था। जिसके बाद नैन्सी जूसी से पूछती है क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो कि तुम्हें हमेशा लेटर्स लिखा करता था कि तुम डॉक्टर बन सकती हो? उसने हमेशा ही तुम्हें इनकरेज किया। यहाँ पर जूसी अपने पास्ट में जाकर के सोचने लगती है कि हमेशा ही उस लड़के के लेटर में यही लिखा रहता था कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम डॉक्टर बन सकती हो, और उसकी बातों से जूसी को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी। जूसी अब नैन्सी से कहती है कि बहुत दिन हो गए, मैंने उसे बहुत सारे लेटर्स लिखे लेकिन कभी भी कोई जवाब नहीं आया, मुझे लगता है कि वो कहीं बाहर चला गया। तो नैन्सी कहती कि अफसोस कि तुम दोनों एक दूसरे की किस्मत में थे ही नहीं, काश कि उस लड़की को पता चल पाता कि तुम डॉक्टर बन गई हो और उसकी मोटिवेशन तुम्हारे काम आ गई। इतना कहकर के वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। इधर फैंग को पूरे घर में जूसी कहीं भी नहीं दिख रही थी और वो काफी टेंशन में आकर के उसे कंटिन्यू कॉल किए जा रहा होता है और सोचता है कि इतनी रात हो गई है, अभी तक जूसी घर क्यों नहीं आई, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है कि जूसी कार से उतरती है और अपने फ्रेंड को हक करके उसे बाय करती है। ये देख करके तो फैंग की जेलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो नैन्सी को लड़का ही समझ रहा था और वो सोचता है कि जूसी तो मुझसे इतना दूर भागती है, फिर वो किसी और लड़की की इतनी करीब कैसे हो सकती है।
है। इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही नैन्सी घर के अंदर घुसती तो फैंग उसे पकड़ करके अपने करीब खींच लेता है, जिस पर नैन्सी काफी देर से चिल्ला देती है क्योंकि वो काफी डर जाती है और वो फैंग से कहती कि आप कैसी हरकतें कर रहे हैं, एक बार लाइट तो ऑन कर लेना चाहिए था। फैंग उससे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन है। जूसी कहती कि आज आप इतने डरावने क्यों लग रहे हैं, जिस पर फैंग कहता है कि क्या तुम उस इंसान की यादों में इतनी खोई हुई थी कि तुम्हें मेरी आहट तक नहीं मिली और तुम मुझसे इतना डर गई। जूसी तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर फैंग को हो क्या क्या है और वो उससे कहती कि मुझे इस तरीके से मत देखिए, मुझे आपसे डर लग रहा है, इसलिए मुझसे दूर रहिए। जिस पर फैंग कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरा सवाल करना पसंद नहीं आया, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतनी देर रात तक कहाँ थी और तुमने अपना फोन क्यों बंद कर रखा था, क्या तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है भी या नहीं। जूसी कहती कि मैं भूल गई थी क्योंकि मुझसे कोई ये बात पूछने वाला नहीं था कि मैं देर रात तक कहाँ रह रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरी फैमिली में कोई था ही नहीं, मैं तो अकेली ही रहती थी। जिस पर फैंग कहता है कि अब से तुम्हें मुझे हर एक बात बतानी होगी क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। जिस पर जूसी कहती है अब से आपको ऐसी शिकायत कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन फैंग के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उससे कहता है कि एक तो तुम 20 साल की हो, ऊपर से इतनी आधी रात को एक दूसरे लड़की के साथ में घूम रही हो। ये सुनकर के तो जूसी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि कौन लड़का, वो तो मेरी दोस्त नैन्सी थी, वो कोई लड़का थोड़ी है, उसने बस अपने बाल छोटे करवा लिए और अपना हुलिया बदल लिया है। ये सुनकर के फैंग चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो उससे कहने लग जाता है कि पर फिर भी तुम दोनों लड़कियों का एक साथ घर से इतनी रात को बाहर रहना ठीक नहीं था। जूसी कहती कि अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर कि वो वहाँ से जाने लगती है तो फैंग कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपना मोबाइल क्यों स्विच ऑफ कर रखा था, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैं कितना परेशान हो गया था, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ करके अपनी तरफ मोड़ता है तो वो देखता है कि जूसी रोने लगी थी क्योंकि फैंग ने उसे काफी ज्यादा डांट दिया था। जूसी को रोता हुआ देख करके फैंग को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, बस मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। तो जूसी उसे कहती कि मैंने जानबूझकर के अपना मोबाइल बंद नहीं किया था, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होकर के स्विच ऑफ हो गया था। तो फैंग उसका हाथ पकड़ करके उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है। जिस पर जूसी भी उससे कहती कि आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जल्दी अपनी इस आदत को बदल लूंगी क्योंकि मैं हमेशा से अकेली रहती थी और मैं ये बात भूल गई थी कि आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब से मैं आपसे बिना बताए कभी भी देर रात तक घर से बाहर नहीं रहूंगी। अगले दिन जूसी योगा कर रही थी तो फैंग उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है, जिसे देख करके जूसी अनकंफर्टेबल होकर के उठ जाती है और वो उसे पूछती कि आखिर आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, मैंने तो नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। जिस पर फैंग कहता है कि मैं भी तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ, तो क्या मैं अपनी वाइफ को नहीं देख सकता हूँ, तुम मुझे इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर के जूसी शर्मा जाती है तो फैंग कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी को थोड़ा कम कष्ट पहुंचाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो। ये सुनकर के जूसी कहती कि आप तो काफी बेशर्म इंसान है। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है तो फैंग उसे पकड़ करके पूछता है कि जल्दी तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हारा ग्रेजुएशन सेरेमनी कब है। तो जूसी उसे बताती है कि नेक्स्ट वीक है। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में फैंग कॉल करके अपने आदमी से कहता है कि जो मैंने कहा था वो नेक्स्ट वीक तक मेरे घर पर पहुँचा देना, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ उसे देख करके सरप्राइज हो जाए। यहाँ पर फैंग को देख करके पता चल रहा था कि वो जूसी को लेकर के पॉसेसिव होता जा रहा था और वो उससे प्यार करने लग गया था। अब फैंग का भिजवाया हुआ गिफ्ट डिलीवरी बॉय जूसी को ले जा करके दे देता है, जिसमें एक प्यारी सी ड्रेस और एक सैंडल होती है, जिसे देख करके जूसी काफी खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद ये गिफ्ट नैन्सी ने उसके लिए भिजवाया हो, इसीलिए वो उसे मैसेज करके थैंक्स कर देती है। अब अगले दिन जूसी अपने कॉलेज जाती है जहाँ उसे उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, जिसे पा करके वो काफी ज्यादा खुश होती है। पर तभी वहाँ पर उसकी क्लासमेट वैन आकर के उससे उल्टी सीधी बातें करने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे इतने स्पेशल डे पर भी तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आया है क्योंकि तुम अनाथ हो, एक तुम्हारे दादाजी बचे थे वो भी तुम्हें छोड़ करके चले गए। ये सुनकर के जूसी उससे कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जलती हो, इसलिए तुम इस तरीके की बातें कर रही हो, पर ज्यादा जलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इस बात पर वैन भड़क जाती है और कहती कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम किसी लायक की नहीं हो। तो जूसी कहती कि मैं तुमसे कहीं बेहतर हूँ, तभी डिग्री मेरे हाथ में है, तुम्हारे तो इतने कम ग्रेड आए थे कि तुम इस सेरेमनी में खड़ी होने के लायक भी नहीं हो, पर शुक्र मनाओ कि तुम्हें यहाँ पर खड़ी होने दिया गया है। इस बात पर वैन भड़क जाती है और उसके ऊपर हाथ उठा लेती है। तभी वहाँ पर फैंग आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इसके ऊपर हाथ उठाने की, जिसे देख करके वैन उससे कहने लगती कि लगता है कि तुमने इसके साथ भी मुंह काला करवा लिया है, तभी यहाँ तक पहुँच गया। फैंग कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, हम दोनों पति पत्नी, हम दोनों ने शादी की है। ये सुनकर के वैन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में फैंग जूसी को उसी लेटर बॉक्स पास लेकर के जाता है, जिसे देख करके जूसी कहती कि ये तो वही लेटर बॉक्स है जहाँ पर पैंग नाम का लड़का मुझे लेटर भेजा करता था।
तो फैंग उससे कहता है कि मैं वही लड़का हूँ। ये सुनकर के तो जूसी शॉक्ड हो जाती है और वो उससे कहती कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल से मैंने आपको इतने सारे लेटर्स लिखे, पर आपने उन लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया। तो फैंग उसे बताता है कि मैंने 5 साल पहले ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद मैंने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया, इसीलिए मैं तुम्हारे लेटर्स का जवाब नहीं दे पाया और अब से तुम्हारे न्यू करियर की शुरुआत हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खूब आगे बढ़ो। तभी जूसी के पास में नैन्सी की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि आज तुमने अपना डिग्री हासिल कर लिया है, तो हम एक साथ मिलकर के खूब पार्टी करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। इतना कह करके वो कॉल काट देती है। तो जूसी फैंग से कहती है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे लेने के लिए आ रही है, तो क्या मैं उसके साथ में जा सकती हूँ। तो फैंग उससे पूछता है कि वही दोस्त है ना जो कि उस दिन तुम्हारे साथ में रात में आई थी। इतने पर तो नैन्सी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देख करके जूसी काफी खुश होकर के उसी गले से लगा लेती है। पर अभी भी फैंग को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था, जबकि वो ये बात जानता था कि नैन्सी एक लड़की है। जिसके बाद जूसी नैन्सी को फैंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और शर्माते हुए बताती है कि मेरे हस्बैंड है, और वो उसे पूछती है क्या मैं अपनी दोस्त के साथ में पार्टी करने के लिए जा सकती हूँ। तो फैंग उससे कहता है कि हाँ तुम जा सकती हो, जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें रिसीव कर लूंगा। तो जूसी कहती है कि ठीक है, और वो खुशी खुशी अपनी दोस्त के साथ में चली जाती है। जहाँ नैन्सी उससे कहती कि तुम्हारे हस्बैंड तो काफी स्मार्ट लग रहे थे और नेचर वाइज काफी मैच्योर भी है, मुझे तो वो काफी अच्छे लगे। यहाँ पर जूसी उसे बता देती कि ये वही लड़का है जो कि मुझे अक्सर लेटर्स लिखा करता था। ये सुनकर के नैन्सी काफी खुश हो जाती है और कहती कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों का परफेक्ट मैच लग रहा था। मेरी समझ से उसके दिल में तुम्हारे लिए जरूर कोई स्पेशल फीलिंग्स होंगी। ये सुनकर के जूसी कहती है कि कैसी फीलिंग, लेटर लिख देने से और मुझे पढ़ाई के लिए इंकरेज करने से फीलिंग का क्या लेना देना। तो नैन्सी कहती कि पागल लड़की, लड़कों के प्यार जताने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। तो जूसी कहती कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये प्यार कैसे हो सकता है, हमारी तो थिंकिंग भी मैच नहीं करती है। जिस पर नैन्सी कहती कि हमने इतने सारे लव स्टोरीज एक साथ पढ़े हैं और मैं नॉवेल भी लिखती हूँ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो जूसी कहती कि ऐसी बात नहीं है, जिसके बाद में वो नैन्सी को इतनी प्यारी ड्रेस और सैंडल देने के लिए धन्यवाद करती है। ये सुनकर के नैन्सी काफी कंफ्यूज होकर के कहती कि मैंने तो तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। जिसके बाद में वो कहती कि लगता है कि इतनी प्यारी ड्रेस तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें गिफ्ट किया है, लगता है कि उन्हें तुम्हारा साइज अच्छे से पता है। तो नैन्सी कहती कि पर हम तो एक साथ सोते भी नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे कभी टच किया है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरा साइज क्या है। ये सुनकर के नैन्सी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि पागल लड़की, तुम दोनों का शादी हो चुका है और तुम दोनों एक साथ आज तक नहीं सोए हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम दोनों को एक साथ रोमांटिक होना चाहिए, तुम लोग कितनी ज्यादा बोरिंग हो। ये सुनकर के जूसी कहती कि बस करो, मुझे ये सब नहीं सुनना है, क्या ये सब करना जरूरी है। जिस पर नैन्सी कहती कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे हस्बैंड पूरे 30 साल के होने वाले हैं, क्या तुम्हारे लिए उनके दिल में कोई भी रोमांटिक फीलिंग नजर नहीं आई, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही हो जो कि तुम्हें याद हो। जिस पर जूसी उस दिन की योगा वाली बात को सोचने लगती कि फैंग उस दिन उसे बहुत गौर से देख रहा था और वो उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझे इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, और वो ये बात नैन्सी को बता देती कि इससे पहले कि वो कुछ आगे कह पाता मैं वहाँ से भाग गई थी। नैन्सी कहती कि मैं समझ गई, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बहुत पहले से ही प्यार करते हैं, इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ जाओ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम भले ही छोटी सी नाजुक सी दिखती हो, लेकिन तुम्हें उन्हें अपनी मुट्ठी में तो करना ही होगा। अब इन दोनों की बात खत्म होने के बाद में फैंग जब जूसी को रिसीव करने आता है, लेकिन अब भी जूसी के दिमाग में उसकी फ्रेंड की कई सारी बातें चल रही होती हैं कि क्या सच में फैंग उसे पसंद करता है, और यही सब सोच करके वो फैंग से कहती कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो फैंग कहता है कि हाँ पूछो। जिस पर जूसी उससे पूछती है क्या आपने ये ड्रेस मुझे गिफ्ट किया था। तो फैंग कहता है कि इतनी देरी से तुम यही सोच रही थी क्या कि तुम्हें ये सवाल पूछना है। तो हाँ मैंने ये ड्रेस तुम्हें गिफ्ट किया था। तो जूसी उससे कहती कि पर आपने इतना परफेक्ट साइज कैसे बाय कर लिया मेरे लिए, जबकि आपको मेरा साइज भी पता नहीं है और ना ही आपने मुझे कभी टच किया है। ये सुनकर के फैंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। फैंग उससे कहता है कि मैंने तो बस अंदाजे से इस ड्रेस को खरीदा था, मुझे क्या पता था कि इतना परफेक्ट निकल जाएगा, पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जिसके बाद में फैंग उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आज से नहीं पहली बार से, लेकिन कभी भी ये बात कहने का मुझे मौका नहीं मिला और फिर मैं अपनी ड्यूटी में बिजी हो गया था। ये सुनकर के जूसी के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। घर पहुँच करके जूसी अपने रूम में चली जाती है तो फैंग उसे देखता ही रह जाता है। इधर जूसी की भी दिल की धड़कनें तेज थी और वो सोचती कि क्या सच में वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मेरे में ऐसा क्या है कि जो उन्हें पसंद आ गया। दूसरी तरफ फैंग भी जूसी के रूम में जाना तो चाहता था, लेकिन वो ये सोच करके रुक जाता है कि कहीं मैं जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं उसे कहीं डरा न दूं, और यही सोच करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी जूसी के पास में उसकी सीनियर की कॉल आती है और वो उसकी डिग्री पाने के लिए उसे बधाई देते हुए बताते हैं कि जो तुम्हारे लिए मैंने अप्लाई किया था उसमें तुम्हारा नाम निकल गया है, तो तुम कल से ICU में आकर के ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर
करके तो जूसी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो अगले दिन से ही हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेती है, जहाँ उसे डॉक्टर चेन मिलते हैं जो कि कुछ दिनों के लिए विदेश चले गए थे। तो वो उसे बताती है कि मैंने सुना है कि तुमने फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है और तुमने अपनी डिग्री भी हासिल कर ली है, इसीलिए मैं तुम्हें बधाई देने के लिए आया था। क्या आज रात तुम फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? जूसी इस बात पे सोचने लगती तो चेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें अकेले चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल के और भी कर्मचारी होंगे। ये सुनकर के जूसी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो नाइट में चैन के साथ में डिनर के लिए चली जाती है, जहाँ फैंग भी मौजूद होता है और वो उसे चैन के साथ में देख लेता है। उसे चैन के साथ में देख करके तो उसकी गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए अंदर चला जाता है। जूसी जब अंदर जाती है तो वो चैन से पूछती है कि आपने तो कहा था कि यहाँ पर और भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन हम दोनों यहाँ पर अकेले क्यों हैं? और फिर वो सोचती कि अगर मुझे पता होता कि मुझे अकेले डिनर पर लाने वाले तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। चैन कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं जानबूझ करके तुमको झूठ बोल करके यहाँ पर लाया था, क्योंकि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता आ रहा हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वही पास के कमरे में बैठा फैंग चैन की सारी बातें सुन रहा होता है और इस बात से उसका खून ही खोल रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि वो अभी के बीच चैन को मार ही डाले। इधर जूसी खड़ी हो जाती है और कहती है कि सब आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपको पता भी है कि मैं शादीशुदा हूँ। तो चैन कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, मैंने तुम्हारे हाथ में कभी भी तुम्हारी वेडिंग रिंग नहीं देखा है, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागना चाहती हो? तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और फैंग को इतने गुस्से में देख करके तो जूसी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उससे पूछती कि आप यहाँ पर कब आए, लेकिन फैंग अपने गुस्से की वजह से कुछ बोलता नहीं है और जूसी को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तो चैन कहता है कि आखिर तुम कौन हो और ऐसे जूसी को लेकर के कहाँ जा रहे हो? जिस पर फैंग उसे धक्का दे करके जूसी को लेकर के वहाँ से अपने साथ चला जाता है, जहाँ जूसी उससे कहती कि आखिर आप मुझे इस तरीके से कहाँ लेकर के जा रहे हैं, आखिर आप मेरे साथ में क्या करना चाहते हैं? तो फैंग कहता है कि दिख नहीं रहा है कि मैं तुम्हें रिंग की शॉप पर लेकर के आया हूँ। जिसके बाद में फैंग उस शॉप पे खड़ी लड़की से उन दोनों के लिए रिंग निकालने के लिए कहता है और जूसी से उनमें से एक रिंग सेलेक्ट करने के लिए कहता है। जूसी कहती है कि आखिर हम यहाँ पर अचानक से रिंग खरीदने के लिए क्यों आए हैं? तो फैंग उससे कहता है कि लगता है कि तुम भूल गई हो कि तुम एक शादीशुदा लड़की हो और तुम्हारे हाथ में वेडिंग रिंग का होना बहुत जरूरी है। इतना कह करके फैंग रिंग लेकर के घर आ जाता है, जहाँ वो एक रिंग जूसी को पहना देता है और दूसरी रिंग खुद भी पहन लेता है और जूसी से कहता है कि अब से ये रिंग तुम्हारे हाथ से उतरनी नहीं चाहिए। जूसी कहती कि आखिर आपको हो क्या गया है, एक तो आप बिना कुछ कहे मुझे होटल से यहाँ ले आए और फिर मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं और मुझे डांट भी रहे हैं। फैंग उससे कहता है कि तुम चाहती क्या हो, कि मुझसे ये बर्दाश्त होगा कि मेरी वाइफ किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर जा रही है? जिस पर जूसी कहती कि आप गलत समझ रहे हैं, वो तो मेरा बस कुलीग था। फैंग कहता है कि क्या कहा तुमने कुलीग? क्या एक नॉर्मल कुलीग तुम्हें अपने साथ डिनर पर ले जाकर के प्रपोज करेगा? जूसी कहती कि अच्छा तो आपने ये सब सुन लिया था, तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, मैंने इन 2 सालों में आपके ना रहने में कभी भी आपको धोखा नहीं दिया है। क्या आप मुझे ऐसी लड़की समझते हैं? तो फैंग उससे कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं किसी बाहरी आदमी पर तुम्हें लेकर के भरोसा नहीं कर सकता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ में नहीं देख सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए स्पेस दे रहा था कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, और मुझे अब लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समय बर्बाद कर दिया है। मैंने तुमसे पहले ही बताया था कि मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमसे शादी होने के बाद से मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। तो क्या अब तुम मुझे अपने क्लोज आने की परमिशन दोगी? तो जूसी कहती कि मतलब मैं समझी नहीं। तो फैंग कहता है कि मेरा मतलब ये है कि क्या हम एक ही बेड पर एक ही रूम में सो सकते हैं? इतना कहकर के वो उसे किस कर लेता है। ये देखकर के जूसी शॉक्ड हो जाती है, पर फैंग तो अब रुकने का नाम नहीं लेता है और वो उसके साथ में नाइट स्पेंड कर बैठता है। अगले दिन फैंग जूसी को अपनी फैमिली पार्टी में लेकर के जाता है, क्योंकि फैंग का छोटा भाई टियान विदेश से पढ़ करके वापस लौटा था और इसी खुशी में दादाजी ने पार्टी रखी थी, जहाँ टियान अपनी भाभी से मिलकर के बहुत खुश होता है। जहाँ वो फैंग से कहता है कि अच्छा वो भाई की जो आप वापस आ गए, वरना दादाजी ने सारा काम मुझ पर ही डाल दिया था और मुझे तो उनकी विरासत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए अब से मैं फ्री हुआ। तो फैंग कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, दादाजी ने ये नहीं कहा है कि तुम अपना काम नहीं करोगे। तो टियान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर अब मुझे दादाजी डांटेंगे तो मेरे पास मेरी भाभी तो है ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फैंग कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर अपनी भाभी से थोड़ा दूर रहो। तो टियान कहता है कि क्या भाई, आपको मुझसे भी जेलस फील हो रहा है? जिसके बाद में वो फैंग को अपने साथ लेकर के चला जाता है, पर जूसी को वहाँ पर फिर से वैन मिल जाती है और वो उसे फिर से जलील करने लगती है और कहती कि मैं तुम्हें जितना ही नहीं देखना चाहती हूँ, उतना ही तुम मेरे सामने क्यों आ जाती हो? आखिर तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में अंदर किसने आने दिया? तुम्हें पता भी है कि हान ग्रुप की पार्टी है, यहाँ पर कुत्ते बिल्लियों का आना अलाउ नहीं है। लगता है कि इस पार्टी में आने के लिए तुमने किसी के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया है। इतना कहकर कि वो उसे और भी ज्यादा जलील करना शुरू कर देती है। तो जूसी कहती कि अपनी जबान पर लगाम दो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। इतना कहकर कि वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मैन उसका हाथ पकड़ करके खुद के ऊपर खुद से ड्रिंक गिरा लेती है और वो वहाँ पर हंगामा मचाने लगती है कि इस लड़की ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया, आखिर इसे किसने अंदर आने दिया है। ये सुनकर के वहाँ मौजूद सभी लोग जूसी के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं
और कहती है कि कैसी लड़की है जिसे पार्टी में एंट्री दे दी गई है। जूसी कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम मेरे ऊपर कीचड़ क्यों उछाल रही हो। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और गार्ड से सभी कहने लगते हैं कि इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके इस पार्टी से बाहर फेंको। वेन कहती है कि मिस्टर हान के आने का समय हो रहा है, अगर उन्होंने ऐसा तमाशा देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जिस पर गार्ड जूसी से पूछता है कि मिस आपको अंदर आने की परमिशन कैसे मिली, क्या आपके पास में इन्विटेशन कार्ड है। पर जूसी के पास में तो कोई भी इन्विटेशन नहीं था क्योंकि वो तो फैंग के साथ में आई थी। अब सभी को क्या पता था कि वो तो इसी परिवार की बहू है। और यहाँ पर इसी बात को लेकर के वेन तमाशा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई इन्विटेशन भी नहीं है, फिर तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ। इतने पर तो गार्ड उसे बाहर निकालने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर फैंग आकर के कहता है कि गलती से भी उसे हाथ मत लगा देना। तो वेन गार्ड से कहती है कि मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इसे बाहर निकालो, वरना यहाँ पर अगर मिस्टर हान की एंट्री हो गई तो वो क्या सोचेंगे। तो फैंग गार्ड से कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ को उसकी पार्टी से बाहर निकाल दोगी। ये सुन करके तो गार्ड के पांव तले से जमीन निकल जाता है क्योंकि हान कोई और नहीं बल्कि फैंग ही था। ये सुन करके वेन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हान ग्रुप का प्रेसिडेंट इस जूसी का हस्बैंड कैसे हो सकता है। फैंग कहता है कि इसने बहुत ही ज्यादा बकवास कर ली, इसे तुरंत ही इस पार्टी से बाहर निकाल दो। इतनी पर गार्ड वेन को बाहर निकाल देता है, पर इस बात से जूसी को भी सदमा लग जाता है क्योंकि उसे तो अभी तक यही पता था कि फैंग के दादाजी की एक छोटी सी कंपनी है। और वो फैंग से कहती कि आपने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया था, मुझे तो लगा था कि दादाजी की फैमिली बिल्कुल मेरी फैमिली जैसी होगी, इसीलिए मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ कहा था। मुझे तो इस बात का एहसास तक नहीं था कि आप इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आपकी स्टेटस की नहीं हूँ, मैं किसी तरीके से भी आपके लायक नहीं हूँ। फैंग कहता है कि क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, मेरे फैमिली बैकग्राउंड से हमारी शादी का क्या लेना देना। जूसी कहती कि मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ और आप हान ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, आपको एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो कि आगे चल करके आपके करियर में आपकी मदद करती। फैंग उससे कहता है कि मुझे इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्या मेरा इस कंपनी का प्रेसिडेंट होना पाप है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास भी एक दिल है, मुझे भी प्यार करने का हक है। क्या मैं तुमसे प्यार करने के लायक नहीं हूँ। मैंने इन 30 सालों में तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की को नहीं देखा है, तुम मेरी वाइफ हो। और रही बात इतने बड़े एम्पायर की, तो दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता हूँ, मुझे ये सब देखना ही पड़ेगा। ये सब सुन करके जूसी मान जाती है और फैंग की बातों को समझ जाती है। तभी जूसी के पास में उसकी सीनियर की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि कल तुम्हारा मेडिकल सेमिनार है जहाँ तुम्हें डॉक्टर चेन के साथ में जाना होगा। तो जूसी कहती है कि ठीक है, पर इस बात के लिए फैंग तैयार नहीं होता है क्योंकि उसे डॉक्टर चेन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जूसी कहती है कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा वहाँ पर जाना बहुत जरूरी है। जूसी कहती है कि आपको फिर से जलन हो रही है। तो फैंग उससे कहता है कि कोई मेरी वाइफ को चाहता हो, क्या मुझे उसे देख करके जलन नहीं होनी चाहिए। तो जूसी कहती है कि प्लीज मेरे ऊपर तो भरोसा आप कर ही सकते हैं, अगर आप चाहते कि मैं चैन से कभी भी ना मिलूं तो मैं हॉस्पिटल तक चेंज करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के फैंग उसे भेजने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि जाने से पहले अपने होटल की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेज देना। ये सुनकर के जूसी काफी खुश हो जाती है और उसे किस करते हुए थैंक्स करती है। तभी वहाँ पर एक और किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम रॉन्ग है, जो कि काफी समय से फैंग से शादी करने के लिए परेशान थी। और जब उसे ये बात पता चलती कि फैंग ने जूसी से शादी कर ली है तो वो जूसी पर भड़क जाती है और वो उसे वहीं पर जलील करने लगती है। और वो फैंग से कहती है कि मुझे लगा था कि ये बात अफवाह है कि तुमने किसी अनाथ लड़की से शादी कर ली है, लेकिन आज तो ये बात सच निकल गई। जिसके बाद में वो जूसी से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक लोमड़ी हो जो कि इतने अमीर आदमी को अपनी जाल में फंसा ली, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। फैंग कहता है कि बकवास करना बंद करो और अपनी जबान पे लगाम दो, ये मेरी वाइफ है। तो रॉन्ग कहती है कि लगता है कि तुम अंधे हो गए और तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कितनी षड्यंत्रकारी औरत है। तभी वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को मैंने अपने पोते के लिए सिलेक्ट किया था और ये मेरे घर की बहू है, अब इसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तभी टियान भी कहने लग जाता है कि दिख नहीं रहा है कि भाई की शादी हो चुकी है, अब तुम अपनी इंसल्ट करवाने के लिए यहाँ पर क्यों आई हो। मुझे तो पहले से पता था कि भाई तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ भाभी से ही प्यार करते हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली जूसी के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और ये सब देख करके जूसी बहुत खुश हो जाती है और सोचती कि आज पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी भी एक प्यारी सी फैमिली है जो कि मुझसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पर फैंग रॉन्ग की फैमिली के साथ में अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है, जिस पर रॉन्ग अपना गोबर जैसा शक्ल लेकर के बाहर जाती है और वो वेन से जाकर के मिल जाती है और उससे कहती कि हम दोनों गाय की दुश्मन है, क्यों ना हम साथ मिल करके उसे ठिकाने पर लगा दे। इस बात के लिए वेन भी तैयार हो जाती है। अगले दिन जूसी चैन के साथ में सेमिनार अटेंड करने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे ऐसा फील होता है कि उसके रूम में कोई घुस रहा है। तो वो सोचती कि लगता है कि कोई चोर होगा और वो टेबल लैंप उठा करके
उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर वहाँ पर तो फैंग होता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा सर फोड़ देना चाहती हो। तो जूसी कहती कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो फैंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जूसी कहती कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था, पर फैंग को तो जूसी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो उसके प्यार में पागल होता जा रहा था। तभी बाहर से चैन की आवाज आती है, तो फैंग उससे कहता है कि इतनी रात में तुम्हें आवाज क्यों दे रहा है। तो जूसी कहती कि हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात हो। इतना कह करके वो गेट खोलती है, तो चैन उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी थी, इसीलिए मैं तुमसे पूछने आ गया कि तुम ठीक हो भी या नहीं। तभी फैंग भी उसके सामने आ जाता है, तो चैन उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप तो जूसी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकले। तो फैंग कहता है कि आपको नहीं लगता है कि आप हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से चिढ़े होते हैं और फैंग के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो जूसी से कहता है कि मुझे लगता है कि चैन कुछ ज्यादा ही अच्छी इंसान है। जब से मैं पहली बार से इनसे मिला हूँ तब से लेकर के आज तक मैं इनके साथ में ड्रिंक करना चाहता था, तो तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कह करके वो चैन के साथ में चला जाता है। जूसी तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर फैंग कर क्या रहा है। जहाँ फैंग चैन से बहुत गुस्से से कहता है कि जितना हो सके मेरी वाइफ से दूर रहो, तो चैन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जिस पर फैंग कहता है कि अगर हमारे बीच में कोई भी आए तो मैं उसे आग लगा दूंगा। चैन कहता है कि जहाँ तक जूसी को मैं जानता हूँ वो बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है और आगे चल करके वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनने वाली है, पर तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। फैंग कहता है कि इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो चैन कहता है कि एक बात बताओ कि तुमने जूसी को इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हटवा करके आईसीयू में ट्रांसफर क्यों करवाया। तो फैंग कहता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ किसी डेंजर में पड़े। तो चैन कहता है कि अगर ये बात जूसी को पता चली तो वो क्या करेगी, हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़ दे। ये सुनते ही फैंग उसे एक थप्पड़ मार देता है और गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरा पेशेंस खोने पर मुझे मजबूर मत करो और यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ में क्या कर बैठूंगा इस बात का मुझे भी अंदाजा नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तो चैन कहता है कि जूसी इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सही इंसान था। इधर नशे में धुत फैंग जूसी के पास जा करके उसे हक करके कहता है कि प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। तो जूसी उससे पूछती कि कुछ हुआ है क्या। तो फैंग कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो, बस मुझे खुद से दूर मत करो और एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाओगी। तो जूसी कहती कि मैं आपको कहीं भी छोड़ करके नहीं जा रही हूँ। अगले दिन जूसी जब हॉस्पिटल जाती है तो वो वहाँ पर वैन को देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वैन कहती कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही इसी डिपार्टमेंट में काम करने वाली हूँ। तो जूसी कहती कि तुमने तो एग्जाम तक पास नहीं किया है, तुम्हें यहाँ पर एंट्री कैसे मिल गई। वैन कहती कि इसकी चिंता तुम मत करो। जिस पर जूसी उससे कहती कि मुझे पता नहीं कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पर ये कोई स्कूल नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है, ये कोई ट्रायल करने की जगह नहीं है जहाँ तुम कोई भी मिस्टेक करके निकल जाओगी, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर यहाँ पर तुमने किसी की भी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। इतना कह करके जूसी वहाँ से चली जाती है, पर वैन इस बात से बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और कहती कि देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ, और इसी बात से चिढ़ करके वो अपने हायर किए हुए गुंडे को जूसी के पास भेज देती है, जो कि उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगता है। जूसी उससे पूछती कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो वो गुंडा कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ में बस एक रात बिताना चाहता हूँ। और इन्हीं सब हाथापाई के चक्कर में जूसी के मोबाइल से फैंग को कॉल चली जाती है और फैंग उसकी डरी हुई आवाज सुनकर के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मीटिंग छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में जा करके वो टियान को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी भाभी किसी मुसीबत में, जितनी जल्दी हो सके उसके नंबर को ट्रेस करवा के उसके पास में पहुंचो। इधर जूसी उस गुंडे को सुई चुभा करके फ्रीज कर देती है और अपने फ्रेंड को और पुलिस को कॉल करके बुलाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आकर के उस गुंडे को गिरफ्तार कर लेती है और जूसी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर के चली जाती है, जहाँ पागलों की तरह नैन्सी और टियान दोनों ही भागते हुए आते हैं और दोनों ही उसे अपने साथ ले जाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तो जूसी टियान से पूछती कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो टियान उसे बताता है कि आप ही ने तो भाई को फोन किया था। जूसी जब अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से फैंग को कॉल कर दिया था, जिसके बाद में उसके पास में फैंग की कॉल आती है और वो उससे परेशान होकर के पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जूसी कहती कि आप तो मीटिंग में थे ना। तो फैंग कहता है कि तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए मीटिंग नहीं है, इसीलिए टियान के साथ में जल्दी से घर पहुंचो, मैं भी घर पहुंच रहा हूँ। जिसके बाद में टियान और नैन्सी मिलकर के जूसी को घर लेकर के जाते हैं और यहाँ पर टियान को देख करके ऐसा फील हो रहा था कि वो नैन्सी को पसंद करने लग गया है और वो जूसी से कहता है कि मैं इसे घर तक छोड़ दे रहा हूँ। तो नैन्सी कहती कि मैं वो नाजुक सी लड़की नहीं हूँ, मैं खुद से घर चली जाऊंगी। बहुत ज्यादा मनाने पर नैन्सी उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है और इस बात से टियान
की तो खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। कुछ देर के बाद में फैंग घर आता है और पागलों की तरह जूसी को चेक करने लगता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। तो जूसी कहती है कि चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर फैंग उसे गले से लगा कर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, मैं कितना परेशान हो गया था। तो जूसी कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने सही समय पर उस गुंडे को सुई चुभा करके फ्रीज कर दिया था। इतने पर तो फैंग उसे किस करने लग जाता है। तो जूसी कहती कि आप क्या कर रहे हैं। तो फैंग कहता है कि देखो तुम मुझे बहुत छोटी सी और नाजुक सी लगती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फिजिकल फिट रहो। ये सुनकर के जूसी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरह सुबह सुबह उठ करके दौड़ूं और एक्सरसाइज करूं। तो फैंग कहता है कि ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम फिजिकली फिट रहोगे तो तुम किसी के भी हाथ पैर तोड़ सकती हो। तो जूसी कहती कि मुझे हाथ पैर नहीं तोड़ना है, मैं एक वाइफ बनना चाहती हूँ, ना कि मैं आपकी तरह फौजी बनना चाहती हूँ। मैं सुबह सुबह नहीं उठ सकती हूँ, प्लीज मान जाइए। यहाँ पर जूसी पूरी तरीके से बच्चों जैसी हरकत करने लगती है। तो फैंग कहता है कि अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। और वो उसे हक करके सोचता है कि इतनी किसकी हिम्मत बढ़ गई जो मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश किया, ये जरूर किसी साजिश के तहत हुआ है, मैं इसका पता लगा करके रहूंगा। कुछ देर के बाद में फैंग के पास टियान की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि भाई मुझे आपसे एक मदद चाहिए, प्लीज भाभी से पूछ करके बताइए ना कि उनकी फ्रेंड सिंगल है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मैं उसे लाइक करने लग गया हूँ। तो फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी एक शर्त पर मदद करने के लिए तैयार हूँ कि आज जो भी कुछ तुम्हारी भाभी के साथ में हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है। तो टियान कहता है कि ठीक है भाई, मैं जल्दी पता करके बताता हूँ। तभी वहाँ पर जूसी आती है। तो बातों ही बातों में फैंग उससे पूछ लेता है कि क्या नैन्सी सिंगल है। तो जूसी कहती है कि हाँ, अभी तक तो उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अभी तक सिंगल है, पर कल वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है क्योंकि उसे शादी करना बहुत जरूरी है। और ये बात टियान तक पहुंच जाती है और वो पहले से उस जगह पर बैठा होता है। नैन्सी और जूसी भी उस आदमी के आने का इंतजार करने लगती हैं, पर जब वो आदमी आता है तो उसे देख करके दोनों ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत और बददिमाग लग रहा था। जिसके बाद में वो वहाँ पर बैठ करके नैन्सी से उल्टी सीधी बातें करने लगता है और ठरकपना शुरू कर देता है। उसकी बातें सुन करके तो नैन्सी गुस्सा हो जाती है और उठा करके उसके मुंह पर चाय फेंक देती है। इतने पर तो टियान भी वहाँ पर आ जाता है और उसे जलील करते हुए वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद में वो नैन्सी को खुद प्रपोज करता है, पर नैन्सी को तो उसकी बातें मजाक लग रही होती है। पर टियान उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेकर के बहुत सीरियस हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर के नैन्सी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि पर हम तो एक ही बार मिले हैं। तो टियान कहता है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से मुझे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर जूसी उससे कहती कि पर ये सब मजाक नहीं है, शादी एक बहुत ही बड़ा फैसला है, इसीलिए आप दोनों एक बार सोच लो। तो टियान कहता है कि मैंने सोच लिया है। उसकी बातें सुन करके नैन्सी काफी खुश हो जाती है और वो टियान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों ही शादी करने के लिए चले जाते हैं। नैन्सी ये सब देख करके शॉक भी होती है और काफी खुश भी होती है। अगले दिन फैंग और जूसी दोनों ही टियान के पास जाते हैं उसकी शादी की बधाई देने के लिए, जहाँ जूसी टियान से कहती कि आपने मेरी फ्रेंड से शादी तो कर ली पर कभी भी उसे कष्ट मत पहुंचाना। टियान कहता है कि इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जिसके बाद में टियान उससे कहता है कि क्या आपको मेरे भाई का रूम नहीं देखना है कि आखिर उनके रूम में क्या क्या है, चलिए मैं आपको उनका रूम दिखाता हूँ। इतना कह करके वो फैंग के रूम में उसे लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उसके रूम को देखने लगती है। तभी टियान एक बॉक्स लेकर के आता है और कहता है कि भाई ने इसे काफी ज्यादा संभाल करके रखा है, मुझे लगता है कि इसे भी आपको देखना चाहिए। जहाँ जूसी उस बॉक्स को ओपन करके उसमें से सारा सामान निकाल करके देखने लगती है, तभी जूसी के हाथ में वही पेपर्स लग जाते हैं जब फैंग ने उसका ट्रांसफर आईसीयू में करवाया था। और ये देख करके वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और वो समझ जाता है कि जूसी ने उन पेपर्स को देख लिया और वो टियान से कहता है कि किससे पूछ करके तुमने ये बॉक्स उसे दिया है। इतना कह करके वो उसे रूम से निकाल देता है, जहाँ जूसी उससे पूछती कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। तो फैंग उससे कहता है क्योंकि वो डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो बहुत खतरनाक है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी परेशानी में पड़ो। जूसी कहती कि आप बहुत बड़े आदमी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के भी ऊपर दबाव डालेंगे। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर डीन इतने परेशान क्यों है, क्योंकि आपने उन्हें भी धमकाया था। आपको इस बात का अंदाजा भी है कि आपकी इस हरकत की वजह से सबको कितना ज्यादा परेशान होना पड़ा है, क्या आप इसकी भरपाई कर पाएंगे। यहाँ तक कि मेरे सीनियर की सैलरी तक काट ली गई थी। तो फैंग कहता है कि देखो मैं तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं उन सबका पैसा उन्हें दे दूंगा और उससे कहीं ज्यादा दूंगा। तो जूसी कहती कि आपको क्या लगता है कि सभी चीजों का हल पैसा होता है, आपकी नजरों में इंसानों की कोई भी इज्जत नहीं है। तो फैंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। यहाँ पर जूसी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो उसकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होती है। तो फैंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी मेरी बात को समझ नहीं पा रही हो, इसीलिए मेरा बात करना बेकार है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। फैंग अपने ऑफिस तो आ जाता है, लेकिन वो अब भी जूसी के ही बारे में सोच रहा होता है और उसे कंटिन्यू कॉल किए ही जा रहा होता है, लेकिन जूसी उसका फोन रिसीव नहीं करती। इसीलिए वो परेशान होकर के वहाँ से उठ करके जाने लगता है। तभी उसे रॉन्ग मिल जाती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
तो रॉन्ग उससे कहती कि मैं तुमसे माफी मांगने आई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बात पर फैंग भड़क जाता है और कहता है कि मुझसे फालतू की बकवास मत करो, मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना कहकर कि वो वहाँ से चला जाता है। तभी फैंग के पास में टियान की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि भाभी के साथ में उस गुंडे ने जो भी कुछ किया था, इस काम के लिए वैन ने उस गुंडे को हायर किया था। ये सुनकर के तो फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। इधर जूसी के पास में वैन पहुंच जाती है और उससे कहती कि आखिर तुम किसका इंतजार कर रही हो, जिस हस्बैंड के लिए तुम इतना तरस रही हो वो तो किसी और लड़की के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा है। जिस पर जूसी कहती कि आखिर तुम यहाँ पर पहुंची कैसे और तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। जिस पर वैन उसे फैंग के साथ रॉन्ग की फोटो दिखा देती है जो कि अभी अभी उसके ऑफिस में थी। फोटो देख करके जूसी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती कि ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली। तो वैन कहती कि ये फोटो मुझे कहाँ से मिली इस बात से तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि हर मर्द एक जैसे होते हैं और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें धोखा दिया है। तो जूसी कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, वो ऐसे इंसान नहीं है। इतने पर वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और वैन से कहती कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। इतना कहकर कि वो उसे वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद में वो जूसी को समझाती कि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसे नहीं है। तो जूसी कहती कि फिर भी मुझे बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा है, पता नहीं आखिर वो रॉन्ग के साथ में क्या कर रहे थे। तो नैन्सी उससे कहती कि क्या तुमने अपनी फीलिंग को अपने हस्बैंड के साथ में कभी शेयर किया है, क्या तुमने फैंग को कभी ऐसा फील करवाया कि वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे स्पेशल पर्सन है। आज तुम्हें उनकी की हुई चीजें गलत लग रही है पर उन्होंने ये सब तो तुम्हारे लिए किया है ना कि खुद के लिए, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा किसी भी चीज को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, चाहे वो गलत तरीका ही क्यों ना अपनाना पड़े। और शादी या प्यार एक तरफे एफर्ट से नहीं चलता है, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी तभी तुम इस रिश्ते को आगे चला पाओगी। इतना कह करके वो उससे कहती कि मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और वो वहाँ से चली जाती है। जूसी सोचती कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि फैंग हमेशा ही उसका साथ देता है और शुरू से लेकर के अभी तक फैंग ने उसके लिए सब कुछ किया है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है जिसे देख कर के जूसी शॉक्ड हो जाती है। तो फैंग उसे गले से लगा करके कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं मजबूर था, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चीजों को सही करने की कोशिश करूंगा और तुम जिससे भी कहोगे मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो क्या तुम मुझे सच में माफ कर दोगी। तो जूसी कहती कि हाँ मैंने आपको माफ कर दिया पर मुझे भी आपसे माफी मांगनी है क्योंकि आपने इस रिश्ते को हमेशा ही आगे बढ़ाने की कोशिश की है और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की है, पर मैंने अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं डाला जबकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इस बात को मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा, लेकिन अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगी और मैं आपकी सारी बातों को समझूंगी और इस शादी के रिश्ते को अच्छे से आगे निभाऊंगी। जिस पर फैंग कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, कहीं तुमने कोई मीठी कैंडी तो नहीं खा ली है इसीलिए तुम इतनी मीठी मीठी सी बातें कर रही हो। इतना कह करके वो उसे किस कर लेता है और यहाँ पर दोनों की नाराजगी खत्म हो जाती है। अगले दिन जूसी जब हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि एक मरीज का अटेंडेंट काफी ज्यादा हंगामा मचा रहा था और वो कह रहा था कि मुझे ऐसी डॉक्टर नहीं चाहिए जो कि मेरी माँ का अच्छे से इलाज तक नहीं कर पा रही है। जूसी देखती कि वो तो उसी के मरीज का अटेंडेंट है, इसीलिए वो उसके पास जाकर के पूछती कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो वो आदमी जूसी के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे अपनी माँ का इलाज नहीं करवाना है, मैं डॉक्टर वैन से करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर के तो जूसी शॉक्ड हो जाती है और वो उस मरीज को समझाने की कोशिश करती है कि देखिए मैं आपकी माँ का अच्छे से इलाज कर रही हूँ और उनकी कंडीशन के बारे में अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसीलिए मुझसे बेहतर उनका इलाज कोई और नहीं कर पाएगा। लेकिन वो आदमी कहने लग जाता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुमसे अपनी माँ का इलाज नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं बस डॉक्टर वैन को ही चाहता हूँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर चेन आते हैं और पूछते कि आखिर यहाँ पर किस बात की बहस चल रही है। तो वैन उनसे कहती है कि ये मरीज के परिवार है और ये जूसी से अपनी माँ का इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, ये डॉक्टर चेंज करना चाहते हैं। तो जूसी उस आदमी को समझाने की कोशिश करती है कि देखिए शुरू से लेकर के अभी तक मैं ही आपकी माँ का इलाज कर रही हूँ और मैं अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। जिस पर वो आदमी कहने लग जाता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम एक अमीर आदमी की वाइफ हो और इसीलिए तुम्हें इस अस्पताल में एंट्री मिल गई है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है। इस बात पर चैन कहता है कि इस बात की आपको परमिशन नहीं है कि आप किसी के भी पर्सनल मैटर को यहाँ पर उछालें। अगर आप डॉक्टर जूसी से संतुष्ट नहीं है तो हॉस्पिटल आपकी माँ के लिए किसी दूसरे डॉक्टर का अरेंजमेंट कर देगी। जिस पर वो आदमी कहने लग जाता है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर वैन से अपनी माँ का इलाज करवाना है। तो चैन कहता है कि क्या आप श्योर हैं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ क्योंकि मुझे उनके स्किल पर पूरा भरोसा है। जिस पर वैन भी कहने लग जाती है कि अगर इन्हें मेरे ऊपर पूरा भरोसा है तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ, इसीलिए उस मरीज को मुझे सौंप दीजिए। यहाँ पर चैन भी अच्छी तरीके से जानता था कि वैन के पास में कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन वो उस आदमी से मजबूर होकर के कहता है कि ठीक है और वो वैन से कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑपरेटिंग रूम में तुरंत कांटेक्ट करना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैन ने उस आदमी को पैसे दिए थे क्योंकि उस आदमी के पास में अपनी मदर का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। और वो वैन से पूछता है कि क्या सच में आप मेरी माँ को ठीक कर देंगी। तो वैन उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझसे ये बात पूछने की, मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ। ये सुनकर कि वो आदमी वहाँ से चला जाता है।
उसके जाने के बाद में वैन डॉक्टर चैन की फोटो निकाल करके कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए बनी हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैन तो चैन के प्यार में पागल थी, इसीलिए वो उसकी नजर में अपनी काबिलियत साबित करना चाहती थी और जूसी को उसकी नजरों में गिराना चाहती थी, इसीलिए वो ये सब कर रही थी। और इसके पीछे रॉन्ग भी उसका साथ दे रही थी, क्योंकि उसे हॉस्पिटल में एंट्री तो इस जन्म में कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि वो उस लायक थी ही नहीं। दूसरी तरफ उस मरीज का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाती है और नर्स आकर के बताती है कि मरीज की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनकर के जूसी और वैन भागते हुए उस मरीज के पास जाते हैं, जहाँ जूसी उससे पूछती कि आखिर तुम इनके साथ में कर क्या रही थी। यहाँ पर नर्स बताती कि सही तरीके से ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, अब इन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर जूसी और वैन काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर चेन आते हैं और वो वैन से पूछते हैं कि अगर तुमने इनकी जिम्मेदारी ली थी तो फिर तुमने इनका ट्रीटमेंट कैसे किया था। मैं जल्दी तुम्हारे खिलाफ बात करूंगा कि तुम्हें इस हॉस्पिटल से निकाला जाए। अब जूसी उस मरीज को बचाने के लिए ठान लेती है, तो डॉक्टर चेन उससे पूछते हैं कि तुम सर्जरी रूम में जा तो रही हो, लेकिन क्या तुमने उनके परिवार से इन पेपर्स पर साइन करवाया है। तो जूसी कहती कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, अगर मैं उनका वेट करूंगी तो इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो चेन उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, बिना परिवार के साइन किए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जूसी कहती कि पर मेरे लिए सबसे पहले उनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। तभी वहाँ पर फैंग आता है और उसे भी ये सारी बातें पता चलती है, तो वो जूसी से कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम किसी की जान बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो चैन कहता है कि एक गलती की वजह से इसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है, तो इतना बड़ा रिस्क अगर तुम लेने के लिए तैयार हो तो ठीक है। लेकिन जूसी किसी की भी बात नहीं सुनती है और वो अंदर चली जाती है। इधर वैन बौखलाई हुई रॉन्ग के पास पहुंचती है और कहती है कि इस जूसी ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, जब देखो तब सबके सामने अच्छी बन जाती है और सारा क्रेडिट भी ले जाती है, इसका कुछ तो करना होगा। जहाँ रॉन्ग उसे समझाती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो जा करके उस मरीज का काम तमाम कर दो और इसका सारा इल्जाम जूसी के ऊपर आएगा और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा और उसे हमेशा के लिए हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। तो वैन कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसा करने से मैं फंस सकती हूँ। तो रॉन्ग कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आसानी से उस केस से निकाल लूंगी और अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो चैन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। चैन का नाम सुनकर के वो इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जूसी जब ऑपरेशन रूम से बाहर आती है तो बताती है कि मरीज अब बिल्कुल ठीक है, मैंने उसकी जान बचा ली। ये सुनकर के सभी वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं, पर जूसी इतनी मेहनत करने के बाद में बेहोश हो जाती है, तो फैंग उसे लेकर के घर चला जाता है। इधर वैन हॉस्पिटल में घुस करके अपना काम कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उस मरीज का बेटा उससे मिलता है और वो उससे पूछता है कि आपने तो कहा था कि आप मेरी माँ का ट्रीटमेंट करेंगी। यहाँ पर वैन उसे भड़काने लगती है और कहती कि तुम्हारे बिना साइन के तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट किया गया है, अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार तुम होगे। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जूसी जब हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि वो आदमी हॉस्पिटल में काफी ज्यादा हंगामा मचा रहा था, जिसे कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जहाँ वैन जूसी से कहती कि तुमने तो उसकी माँ का टिकट काट दिया। ये सुनकर के जूसी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल थी और बिल्कुल ठीक थी। इतने पर तो वो आदमी जूसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तब तक फैंग बीच में आकर के जूसी को बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और बताती है कि मैंने वैन को कल रात में इस मरीज की वार्ड से बाहर निकलते हुए देखा था और इनके हाथ में कोई चीज थी और इन्होंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था और मैंने उसे अपने पास में रख लिया था। जूसी जब उसे चेक करती है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती कि आखिर तुम मरीज की वार्ड में इसे लेकर के क्यों गई थी। यहाँ पर वैन अपना गुनाह कबूल नहीं करती है, तो जूसी कहती कि ठीक है फिर तुमसे पुलिस पूछेगी। इतना कह करके वो डॉक्टर चैन से कहती कि पुलिस को बुलाओ। यहाँ पर चैन वैन से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें उससे कॉम्पिटिशन करना ही था तो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ती, ना कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा साजिश रचती। वैन उससे कहती कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ और मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि आप जूसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं और उसे इतना लाइक करते हैं, इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन चैन उसकी एक बात नहीं सुनता है और पुलिस को बुला करके उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इधर रॉन्ग को भी पता चलता है कि वैन पकड़ी गई और वो कहती कि अच्छा हुआ कि वो जेल चली गई, वो तो पूरी तरीके से बददिमाग थी। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जूसी को रास्ते से हटाने का। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इतना कह करके वो फोन काट देती है। इधर जूसी जब घर पहुंचती है तो वो न्यूज में देखती है कि भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तभी जूसी को ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। तभी उसके पास में हॉस्पिटल से भी कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि बाढ़ रेस्क्यू टीम में तुम्हारा भी नाम डाल दिया गया है, अगर तुम जाना चाहती तो कल सुबह 9 बजे आ जाना। पर ये बात सुनकर के फैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे वहाँ जाने से मना करता है और कहता है कि वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जूसी उसे बहुत प्यार से इस बात के लिए मनाने लगती है और कहती कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं लोगों का इलाज करके उनकी मदद करूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगी। और वो उसे किस करके कहती कि प्लीज मान जाइए ना।
अब फैंग को बहुत ज्यादा मनाने पर फैंग उसे वहाँ पर भेजने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे प्यार से समझाता है कि देखो मैं तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तो जूसी कहती कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं खुद को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब जूसी रेस्क्यू वाली जगह पर पहुंच जाती है और सभी घायल लोगों का ट्रीटमेंट करके उनकी मदद करने लगती है, पर वो काम करते करते बेहोश हो जाती है। पर जब वो होश में आती तो नर्स उसे बताती कि आप पिछले 20 मिनट से बेहोश थी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज रेस्क्यू का आखिरी दिन है, अब बहुत ज्यादा मरीज नहीं बचे हैं। आप पिछले 15 दिनों से कंटिन्यू काम किए जा रही थी, क्या आपको पता भी है कि आप प्रेग्नेंट हैं? अब आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। ये सुनकर के जूसी शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि तभी मुझे कुछ दिनों से मेरी तबीयत इतनी खराब लग रही थी। नर्स कहती कि यहाँ पर तो सिग्नल भी काम नहीं कर रहा है कि आप ये खुशखबरी अपनी फैमिली वालों को बता सके। तो जूसी कहती कि कोई बात नहीं है, मैं मिलकर ही सबको ये बात बताना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है और वो जूसी से कहता है कि जल्दी से मेरे साथ में चलिए, वहाँ पर एक मरीज मिला है। पर नर्स उसे जाने से रोकती है और कहती कि आपको ऐसी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए, हम दूसरे डॉक्टर को वहाँ पर भेज सकते हैं। पर जूसी कहती कि बाकी सब भी अपने काम में बिजी हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। पर रास्ते में जूसी को कुछ अजीब फील होता है और वो जब उस आदमी को गौर से देखने लगती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही उन दोनों गुंडों में से एक है जिसने शुरुआत में कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया था। पर तब तक तो वो गुंडा जूसी को उठा करके ले जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो गुंडा रॉन्ग से मिला हुआ था। दूसरी तरफ फैंग के दादाजी उसे मारते हुए कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने जूसी को इतनी खतरनाक जगह पर भेज दिया। नालायक कहे कि वो तुम्हारी वाइफ है, ना कि तुम्हारी जैसी एक सिपाही। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीती जिंदगी मर जाऊंगा। तो फैंग कहता है कि चिंता मत करिए, मैंने उसके साथ में एक गार्ड को भेजा है। पर जब फैंग वहाँ पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि जूसी वहाँ से गायब है और आज रेस्क्यू का आखिरी दिन है, सभी वापस जाने के लिए तैयार है, पर जूसी का कहीं भी अता पता नहीं है। इस बात से फैंग काफी परेशान हो जाता है। तभी फैंग के पास में उस गुंडे का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे पास में है, अगर तुम उसकी जिंदगी चाहते तो मेरे बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाना। तो फैंग कहता है कि प्लीज उसे कुछ भी मत करना, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। पर ये बात वो अपने दादाजी को नहीं बताता है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि ये बात सुनकर के दादाजी को कहीं सदमा न लग जाए, इसीलिए वो उनसे झूठ बोल करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो गुंडा रॉन्ग को वीडियो कॉल करके जूसी को दिखाता है तो रॉन्ग उससे कहती कि तुमने अभी तक इसका काम तमाम क्यों नहीं किया। तो वो गुंडा कहता है कि तुम्हें जूसी चाहिए पर मुझे फैंग चाहिए, जिस पर रॉन्ग उससे कहती कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम फैंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। इतने पर वो गुंडा रॉन्ग की कॉल काट देता है और वो जूसी से कहने लग जाता है कि परेशान मत होना, फैंग जैसे ही यहाँ पर आएगा मैं तुम दोनों को एक साथ ऊपर भेज दूंगा। इधर रॉन्ग खुद की जान में फंस जाती है क्योंकि अब फैंग की भी जान खतरे में थी। दूसरी तरफ फैंग उस जगह को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और टियान को कॉल करके कहता है कि पुलिस को लेकर के इस जगह पर पहुंचो। इधर जूसी मौका पा करके जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर तभी रास्ते में रॉन्ग और वो गुंडा आकर के उसे वापस से पकड़ करके ले जाते हैं, जहाँ रॉन्ग उसे कहने लग जाती है कि देखा तुमने, मुझसे पंगा लेना तुम्हें कितना भारी पड़ गया, अब इसकी कीमत तुम्हें ऊपर जाकर के चुकानी पड़ेगी। इतना कह करके वो उसे मारने वाली होती है पर वो गुंडा उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें इसे मारने दूंगा, मुझे बस फैंग चाहिए और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उसकी जान इस लड़की में अटकी हुई है, इसीलिए जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता है तब तक मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है तो वो गुंडा फैंग से घुटनों पर बैठ करके उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए कहता है, जिस पर फैंग तुरंत ही घुटनों पर बैठ जाता है। ये देख करके रॉन्ग उससे कहने लगती कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुकी हो कि किसी के भी सामने घुटनों के बल बैठ जाओगे। इतने पर जूसी उस गुंडे को बाइट कर लेती है और इसी बात का फायदा उठा करके फैंग उस गुंडे के हाथ से गन गिरा देता है और उससे फाइट करने लगता है, जहाँ जूसी की भी कंडीशन खराब होने लगती है और वो कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। ये सुनकर के फैंग भाग करके उसके पास जाता है और उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाने लगता है। पर तब तक वो गुंडा जूसी के ऊपर हमला कर देता है पर फैंग पलट जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जूसी कहती कि आपको कुछ भी नहीं होगा तो फैंग कहता है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जूसी कहती कि प्लीज आंखें मत बंद करना, मुझे बहुत कुछ अभी कहना बाकी है। तो फैंग कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ, अभी तो हमारी वेडिंग सेरेमनी भी बाकी है। इतने पर तो वो वहीं पर गिर जाता है। ये देख करके जूसी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आकर के रॉन्ग और उस गुंडे को पकड़ करके ले जाती है, पर जूसी भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जूसी जब होश में आती है तो वो अपने सामने नैन्सी को पाती है और उससे फैंग के बारे में पूछती है। तो नैन्सी उसे बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि उसके सर पर गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से वो कब होश में आएगा ये कोई भी नहीं जानता है। ये सुनकर के जूसी वहाँ से जाने लगती है तो नैन्सी उसे रोक करके कहती है कि तुम्हें इस तरीके से भागना और दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हारे बेबी को बहुत मुश्किल से बचाया है और तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर के जूसी शांत हो जाती है। अब 1 महीना बीत जाता है, जहाँ जूसी फैंग से कहती है कि पूरे 1 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आप नहीं उठे हैं, पर अब मैं ये सारी बातें ज्यादा दिन तक दादाजी से नहीं छुपा सकती हूँ। अगर आप जल्दी ही नहीं उठे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। ये सुनकर के तो फैंग बेहोशी की हालत में भी जेलस फील करते हुए उठ जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम मेरे बच्चे के साथ में किसी और
और के साथ में शादी कैसे करने की सोच सकती हो। जहाँ जूसी फैंग को गले से लगा करके रो रो करके कहने लगती कि मैं हर दिन मर मर के जी रही थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं आप उठेंगे भी या नहीं, आखिर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। तो फैंग कहता है कि अब तुमने दूसरे से शादी करने की बात कर दी थी तो ये बात मुझसे कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी, इसीलिए मैं उठ गया। यहाँ पर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, जिसके बाद में हम फैंग और जूसी के वेडिंग डे को देखते हैं जहाँ वो दोनों अपनी वेडिंग को हंसी खुशी कंप्लीट करते हैं, जिन्हें देख करके नैन्सी कहने लगती है कि 1 महीने पहले तक फैंग हॉस्पिटल में था और जूसी किडनैप हो गई थी, पर अब सब कुछ सही हो गया है। जहाँ ये बात दादाजी भी सुन लेते हैं। टियान कहता है कि अरे चुप हो जाओ, दादाजी को ये सारी बातें पता नहीं थी। ये सब सुन करके दादाजी फैंग से कहते कि नालायक कहीं के, इतनी बड़ी बात तुमने आखिर मुझसे छुपाई कैसे। आज इसी वेडिंग हॉल में मैं तुम्हारे दोनों पैर हाथ तोड़ करके रख दूंगा। तो जूसी कहती कि दादाजी आपका ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है, तो क्या आप उसके फादर के पैर तोड़ देंगे। ये सुन करके तो दादाजी शांत हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और इसी प्यारी सी ब्लेसिंग के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।